से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ये ट्वीट किया है और हमारे ज़राए भी खबरें दे रहे हैं कि जमा पार्क के इर्द गिर्द आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर जमा पार्क का हिसार करके मुझे गिरफ़्तार किया जाए। यहाँ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया है अपने ट्वीट में कि जमा पार्क पर दोबारा हमला हो सकता है, दोबारा घिराव हो सकता है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी हैं। भट्टी साहब, क्या खबरें आ रही हैं? कहते हैं जी उधर आने जाने वाले रास्ते बंद होना शुरू हो गए, पुलिस आ गई है, फिर जो केयर टेकर निगरान वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी तवातुर से कह रहे हैं कि वहाँ पर 40 से 50 दहशतगर्द मौजूद हैं, इसका सहारा लेकर शायद वहाँ दाखिल भी हो जाएँ। क्या खबरें हैं भट्टी साहब? जी बहुत शुक्रिया ब्रेजी साहब, बिल्कुल ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे मेरी बात प्रोग्राम से पहले भी, तो वहाँ पे इस वक्त जो है वहाँ पे भारी नफरी पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहाँ पर जो एलीट फोर्स है उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, वहाँ पर एंटी रॉयल फोर्स है। और उसके बाद जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जितनी पुलिस हो सकती थी मैक्सिमम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और जमान पार्क आने और जाने वाले दोनों तरफ नहर के तो दोनों बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ माल रोड से, दूसरी जानिब जो धर्मपुरा ब्रिज है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया बनता है दोनों जाने, यानी 3 आप जाने वाला है और 3 ही आने वाला है। तो उनकी तरफ जो है वो ऑपरेशन का जो है किसी लम्हे भी जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के आमिर मीर, उनका ये कहना था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बड़ी हंगामी थी, और इसमें उन्होंने जो है कुछ मैं आपको ये बता दूं कि मखसूस चैनल को बुलाया, सबको नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने उसमें ये इंतजाम किया जी कि 30 से 40 दहशतगर्द जो है उनकी जियो फेंसिंग के बाद हमें कंफर्म रिपोर्ट मिली है जो जवान पास में मौजूद है। लेकिन भट्टी साहब ये कोई भट्टी साहब गालिबन 9 मई को वाक़या हुआ है, 6 दिन हो गए। आपके सहाफ़ी दोस्त जो वज़ीर हैं, मेरे ख्याल में ये एक आसान सी बात है, सादा सी बात है, क्या ये मुमकिन है कि 30-40 दहशतगर्दों को जमा पार्क में इमरान खान अपने घर रखें? और दूसरी बात ये कि अगर इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी क्या वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि पहले की तरह मज़ाहमत करें जमा पार्क पे हमले के बाद? नहीं, पहले बात जो आपका ये दूसरा सवाल जो है बरेली साहब, मैं पहले आपको बता दूं कि वहाँ पे इस वक्त जो तादाद है कारकुनों की उतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारकुन पहले ही गिरफ्तार और हिरासत में लिए जा चुके हैं। और अब जो है वहाँ पे एक मखसूस तादाद, अगर आप कहें मतलब 100 के करीब या 150 के करीब कारकुन कहें, तो मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा। उतनी तादाद नहीं है कि जितनी मुजामत हो सके, जितनी पुलिस वहाँ पर इस वक्त तक तैनात कर दी गई है। और जो आपने पहली बात कही कि 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान, ये दहशतगर्द वो थी उनको आप उसको नाम दिया गया है। ये वो लोग हैं जो उन हमले में मौजूद थे या मौजूद थे या ये वहाँ पे शामिल थे। जो जनरल हाउस लाहौर में हुआ, वहाँ पे एक जो अस्करी प्लाजा जलाया गया, एक वो लूटा गया, तीसरा जो इनका जो सिटीजन हाउस था, ओल्ड एज सिटीजन हाउस जो है आर्मी का, वो जलाया गया, एमएस का दफ्तर जलाया गया। ठीक है भट्टी साहब, आप हमें फॉलो करते रहेंगे हम आपको कि अगर कोई ताज़ा सूरत हाल से आगाह करें। और तहरीक इंसाफ के सर से वाबस्ता अरकान असम्बली कायदीन की अलहदगी के हवाले से ख़बरें आती रहीं। आमिर कियानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत से दस्तबरदारी की, लेकिन सारी नज़रें इमरान खान के करीब तरीन साथी और MNA और सिंध के सदर अली जैदी पर थीं। अली जैदी जब वहाँ अस्पताल पहुँचे तो तवक्को की जा रही थी कि वो कोई हैरान कुन ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने देखिए क्या इस वक्त कहा। जहाँ तक आ गई ये बात कि जी अली जैदी को तहरीक इंसाफ छोड़ना है, पहले क्लैरिटी से एक बात सुन लें सारे, सबको मैं कहना चाहता हूँ, मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। क्लियर हो जाए, अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो इधर गोली, ये मेरी जमात है। जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी ज़िले हैदर हैं। ज़िले हैदर, आप देख रहे होंगे कि अब से थोड़ी देर पहले बड़ा शोर व गौगा था, तमाम मीडिया ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची पहुंच गया,
अली जैदी के हवाले से खबरें आ रही थीं और फिर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मेरे सर पर, बल्कि टोपी उतार के कहा कि गोली मारी जाएगी, उसके बाद भी और मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि क्यों इस तरह का परसेप्शन डेवलप हुआ? बड़े करीबी साथी इमरान खान के रहे हैं जैदी साहब। जी बहुत शुक्रिया मिजाज साहब। देखिए अली जैदी साहब की जो मीडिया टॉक थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में थी, वो कई सवालात जो हैं उसको छोड़ के गई है। नंबर एक कि गिरफ्तारी के बावजूद, नज़रबंदी के बावजूद उनकी मीडिया टॉक करना, उनको जैकबाबाद से उनके घर में नज़रबंद करना, ये एक काफ़ी सवालात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने मजम्मत करी है जो वाक़यात हुए हैं जलाओ गिराव के, इसके इमरान खान की उन्होंने मुखालफत नहीं करी, ना ही उन्होंने ये बताया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या किनके कहने पे हुए। ताहम उन्होंने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के, उसको ज़रूर वाज़ेह किया है कि कुछ इस तरह के लीडरान हैं जो इसमें शरीक हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो काबिल ज़िक्र है कि अली जैदी साहब जो है, एक तो वो बीमार नहीं थे, अशाश बशाश नज़र आ रहे थे, चेहरा उनका पूरा मुतमईन नज़र आ रहा था। इसके अलावा वो जो सवाल, जो अहम सवाल है वो ये है कि वो इस कैद बंद के बावजूद जो है वो यहाँ पर मीडिया टॉक कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ लेकिन ज़िले एक और सबब ये नहीं कि बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिसका किरदार अब माजी में रहा है, वो सब कुछ तो यहाँ नहीं करेगी ना कि जो पंजाब में हो रहा है या केपी में हो रहा है। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको इल्म है, और उनका रवैया भी अगर आप देखें तो ये भी तो है ना कि यहाँ जो अगर गिरफ्तारियाँ होती हैं या अगर छापे पड़ते हैं या अगर वो मनाजिर तो बहरहाल देखने में नहीं आए ना जो हमने पंजाब में देखे। सिंध की गवर्नमेंट की तो कोशिश है ना कि वो ये खुशरूबी से करें। बता हली वादिल शेख, उनको MPO के तहत बंद कर दिया गया, फिरदौस नकवी। तो ये भी एक शायद सबब है कि अली जैदी एक हाई प्रोफाइल PTI के लीडर हैं, इसलिए PTI पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कहीं कतई तौर पर ये नहीं चाहेगी कि वो अपने को उस तरीके से सामने लाए जिस तरह आपके सहाफ़ी दोस्त निगरान वज़ीर आला पंजाब में कर रहे हैं। देखिए मुझे सब जो कुछ पंजाब में हुआ है उस पैमाने पे सिंध में यकीनन वो चीज़ देखने में नहीं आई है। कराची में जो कि एक था कि बहुत मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट देखने में आएगा और लोग जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जिन जिन मुकामात पे जो तहरीक इंसाफ के सरबराहान थे, जो लीडर थे, जो फ्रंट पे आए थे, जिसमें अली जैदी भी थे, अली मादिल शेख थे, जो जहाँ पे आए थे उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं, ATC के तहत भी मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, उनको मुंतकिल भी किया गया है। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह का रिलीफ सिंध हुकूमत की जानिब से इन अफराद को मिल रहा है जिनके लिए ये अभी अफवाहें हैं और जिनके लिए जो ज़राए बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी नहीं इख्तियार कर रहे, बल्कि वो इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करेंगे और वो इमरान खान तहरीक इंसाफ का ही एक पार्ट होगा और तहरीक इंसाफ के नाम से ही पार्टी रहेगी, लेकिन इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करेंगे, जिस तरह माजी में देखा गया है कि मुख्तलिफ MKM के लेकिन आपको भी इल्म है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी भी छुड़वाई गई थी, MKM भी छुड़वाई गई थी, तहरीक इंसाफ भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी है। इन लोगों को ये नहीं इल्म के पार्टी छोड़ने के बाद उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहता ऐसे लोगों का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कैरियर बिल्कुल नहीं रहता ऐसे लोगों का। और माजी में भी यही देखा गया कि जो लोग अलहदगी इख्तियार करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और सेम नाम से बनाई है, उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई है, ना ही उनको कोई वोट मिला है, क्योंकि उनकी शख्सियत पे वोट नहीं मिलता। शख्सियत बहरहाल पार्टी का जो सरबराह होता है, जैसे इमरान खान थे या बानी MKM थे या इसके अलावा पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, तो वोट जो है उनसे मिलता है। लेकिन ये भी है, एक हकीकत है कि अगर ये अलहदा होते हैं तो इनका, और ये खुलेआम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने, क्योंकि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं कि इमरान खान की मुखालफत जिन लोगों ने की है, क्या उनका ताल्लुक इदारों से हो, क्या उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, उनके साथ जो है अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सारी नज़रें कल से अली जैदी पर थीं, और अगर अली जैदी आज ये ऐलान कर देते कि वो भी सियासत से दस्तबरदार है, PTI से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध पे लोग पार्टी छोड़ते, तो इससे एक सिलसिला रुक नहीं जाएगा या रुकेगा नहीं? अली जैदी सियासत क्यों छोड़ते हैं? अली जैदी एक सियासी आदमी है, सियासी वर्कर की हैसियत से उन्होंने तहरीक इंसाफ में काम भी किया है। वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, ना ही वो कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो
तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेंगे। और जिस तरह के इतलात मिल रही हैं कि तहरीक इंसाफ का एक अलग धड़ बन रहा है जो तहरीक इंसाफ के नाम से ही होगा, लेकिन वो इमरान खान के अगेंस्ट होगा, उसका वो यकीनन हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह कई हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी का नाम भी इसी हवाले से आ रहा है, और दीगर जो लीडर है उनका आ रहा है। कई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादे भी कर दिया है कि उनका अब ताल्लुक जो है वो इमरान खान से नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि तहरीक इंसाफ से नहीं है। इमरान खान से अलर्जी जरूर की है, उनके इक़दाम की वजह से उन्होंने जो लोगों को प्रोटेस्ट के लिए कहा है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट शिद्दत अख्तियार करा है, जो उन्होंने मुल्क की भी बार सूरत बदनामी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे की है, इस हवाले से अलर्जी अख्तियार करने वालों की तादाद में इजाफा होगा। ठीक है लिहाजा साहब, शुक्रिया। दलील तफसील से बता रहे थे कि अली जैदी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये उनका ख्याल है कि शायद जो एक तहरीक इंसाफ का अलग धड़ा बनाया जा रहा है मुस्तकबिल में वो शायद शामिल हों, लेकिन अभी इस बड़े मरहले रहते हैं। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और हमारे साथ होंगे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर, जिनसे गुफ्तगू करेंगे कि धरना इतने तवील अरसे क्यों नहीं रहा, सिर्फ 12 घंटे बाद क्यों ख़त्म हो गया। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर है। शायद ये अच्छा भी हो, और लेकिन बहरहाल बड़े धूम धड़के से हज़रत मौलाना फजल रहमान और उनके इत्तेहादी आए थे चीफ जस्टिस से रेजिग्नेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन ये धरना कोई 12 घंटे जारी रहा। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस ने अपनी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी अगले 1 हफ्ते तक, क्योंकि हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान और बाकी क़यादत का भी कहना था हम उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे जब तक कि चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल मुस्ताफ़ी नहीं होते। हमारी मरियम बीबी ने भी बड़ी धुआंधार जो है तकरीर की, फजल रहमान साहब को तो करनी ही थी, दीगर क़यादत ने भी की। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद मौजूद नहीं थे, उनके नुमाइंदे नैयर बुखारी मौजूद थे। तहरीक इत्तेहादी जमातों का ये जो कन्फ्रंटेशन यानी महादाराई का चीफ जस्टिस से और अदालतों से है, उसका आगे चलकर ये कब तक जारी रहेगी, क्या सूरत अख्तियार करेगी, इस सारी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर भी हैं उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं माशाल्लाह, बड़े सीनियर सीजन सियासतदान हैं, और आप गालिबन मेरा इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं कि हुकूमत अगर धरना देने पर आ जाए, एहतजाज देने पर आए, तो ये उसकी बेबसी और बल्कि कमज़ोरी नहीं खिलाएगी। कायरा साहब, मुजाहिद साहब, वो क्या शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत एहतजाज नहीं करती, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज तो कोई आसान कदम नहीं हो सकता ना, कभी इसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। और ये अदालत के हक में भी नहीं है, सोसाइटी के हक में भी नहीं है। लेकिन अब एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये है कि अदालत का रवैया है, हम बार बार अदालत से गुजारिश करते हैं, अदालत में जाके करते हैं, अदालत में वकील भेज के करते हैं, नुमाइंदे भेज के करते हैं, मीडिया के जरिए करते हैं, अदालत के अपने साथी जज साहिबान करते हैं, ऑब्जर्वेशंस देते हैं, बार काउंसिल्स जो वकला की नुमाइंदा है वो करती हैं, मीडिया करता है, पार्लिमान के अंदर बैठी हुई जमातें करती हैं, पार्लिमान रेजोल्यूशन करती है, मुख्तलिफ ये अगर ये सारे अमल एक तरफ फेंक दिए जाए और सिर्फ एक जमात, ऐसा रवैया जो एक जमात को फेवर कर रहा हो वही अडॉप्ट रखा जाए, उसमें कोई तरमीम ना की जाए,
यानी अगर ये कहा जा रहा था कि आप ये 2 जज साहिबान को छोड़ के बाकी जो जिनके ऊपर इल्जामात हैं बाकी का फुल कोर्ट बना दीजिए, तो फुल कोर्ट को इसमें कमर जमान और मुजाहिद बरेलवी साहब ने तो नहीं बैठना था ना, हमारे फाजल जज साहिबान नहीं बैठना था, तो बहुत बड़ा जो सवाल था वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता, एड्रेस हो जाता यह तहफ़्फ़ुज़। इसके जवाब में कहा गया कि ये हक चीफ जस्टिस साहब का है, तो किसने कहा था उनका हक नहीं है? हमने तो उनका हक तस्लीम किया, इसीलिए हमसे कहा, और उसके लिए उसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए उनके हक को कि वो हक एक फर्द इस्तेमाल ना करे, जिस तरह वजीर आजम के बारे में अदलिया ने फैसला कर दिया, हालांकि ये फैसला मेरी दानिश में दुरुस्त नहीं है। वजीर आजम हमारी गुफ्तगू जारी है और पीटीआई के क्योंकि तकरीर कर रहे हैं, इसलिए देखिए कि वो क्या फरमाते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया। कायरा साहब, इस वक्त जो कौमी असम्बली में एक लाइन से आप बिल, और उस वक्त जबकि नामुकम्मल असम्बली है, सिर्फ आपकी अक्सरियत ला रहे हैं, अभी आर्मी एक्ट भी आ रहा है, तो ये एहतसाब का बिल लेके आए, नैब को चेंज किया आपने, यही बिल कल आपके गले नहीं पड़ जाएंगे कायरा साहब? हमने बरेलवी साहब पार में रह के ऐसे तमाम कवानीन की मुखालफत की है जो कर्सिव है, जो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने नैब कवानीन जो इमरान खान के दौर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, हमने तब भी कहा ये गलत है, हम गवर्नमेंट में आए, हमने उनको ठीक किया। आज इमरान खान और उन सब के सारे साथी उसके बेनिफिशियरी हैं। हमें पूरी तरह पता है कि कोई गलत कानून अगर बनेगा तो वो कानून हमारे खिलाफ माजी में भी इस्तेमाल होते रहे, अब भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी दानिश में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कवानीन ना बने और आर्मी एक्ट का अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि उस सतह तक जाना पड़े। मेरा नहीं ख्याल के वो लेवल आएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, एक आर्मी एक्ट पे अमल करने का या केस चलाने का तरीका ये है कि आप आर्मी के ऊपर हमलावर हों तो आर्मी एक्ट के तहत केस चलाया जाए। एक है सिविल लॉ को आपने डिस्टर्ब किया हो, सिविल लाइफ को डिस्टर्ब किया हो और आप गिरफ्तार हो और आपका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, ये 2 अलग चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी क्योंकि कोई तहर्रक है नहीं, अभी एक तजवीज, एक डिस्कशन हुई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जब वो अमली ताबीर इसकी आएगी फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन कहते एक और बात भी है ना कि ये जो पंजाब, खास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठ रहा है, उनकी गवर्नमेंट है कि यानी इतने बड़े, यानी कोर कमांडर कोई मामूली चीज़ तो नहीं है कि उसका घर था, कोई आप टहलते हुए चले गए, घंटों आग लगाते रहे, कोई नहीं आया, चौकीदार नहीं था, तो बहुत सारे लोग ये बहरहाल जो आपके इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, उनकी हुकूमत, उनके लोग, उनके बारे में सवाल तो उठते हैं ना। ये कुछ लोग कहते हैं हजम नहीं हो रहा ये जब सब कुछ हुआ है, फिर साजिशी थ्योरियाँ भी चलती हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना लोग इस हवाले से भी। कायरा साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, एक सिर्फ सोचिएगा, सवाल करने को तो पीटीआई बड़ी बादशाह है ना, वो तो इस तरह के, और उनके जो हवारी हैं या उनकी कंपनियां जो उनके लिए काम करती है, वो इस तरह के सवाल तो खड़े करते एक बादशाह है। इब्हाम के लिए सवाल पैदा करना तो शैतान की आम तरह की तरह जितना चाहे फैला ले, लेकिन क्या एक इदारा जो पावर का सिंबल है वो अपनी तजहीक करेगा फॉर व्हाट, अपने आप को खराब करेगा फॉर व्हाट? लेकिन इमरान खान साहब तो आज के चीफ को भी नहीं बख्श रहे, कल के चीफ को भी नहीं बख्श रहे, परसों के चीफ को भी नहीं बख्श रहे। अब अगर तसलसल से आप अपनी एजेंसीज और आप अपने दिफाई इदारों को टारगेट करके बैठ जाएंगे तो फिर कितना अरसा वो बर्दाश्त करके अल्टीमेटली वो भी बोलेंगे। सॉरी से आप कहते हैं हमेशा मैं माजी की बात करता हूं, तो माजी में आप भी तो, आपके कायद भी तो कह रहे थे कि मैं ईंट बजा दूंगा 2018 के इलेक्शन से पहले। फिर शरीफ भी तो हर अपनी तकरीर में कहते थे हमारी लड़ाई इनसे नहीं उनके पीछे वालों से है। तो सॉरी टू से यानी माजी आपका भी इस मामले में बहुत काबिल जिसे मिसाल ही नहीं रहा है।
बात यह है कि मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई रही, तो मोहतरमा ने सबक सीखा और आगे बढ़ी ना। वो चल के गई जद्दा मियां साहब के पास और COD किया और इससे एक ठहराव आया। सियासी निज़ाम में कोई 5-5 साल असम्बलियां चलने लग पड़ी। तो इसी तरह हम तो आज भी अपने माजी से सबक सीखते हैं और अपने साथियों को भी, अपने ताजियों को भी कोशिश करते हैं कि जो साहिब राय हो वो दे। लेकिन अब मेजॉरिटी की बात चलनी है और साहिब राय जो है वो आपको पता है कि वो देने में हम जमात के अंदर भी नहीं घबराते और बाहर भी नहीं घबराते। लेकिन कहते मैं एक मुझे हैरत हो रही है, गालिबन मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, हमें तो पता चला कि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, कंसेंसस तारीख पर हो रहा था। ये तो जो इमरान खान जो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर जिस तरह रेंजर ने हमला किया और कहा यह जाता है कि वज़ीर दाखिला की ही इजाज़त से रेंजर जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या कहीं अदालत में दाखिल हो सकती है, उसका रद्दमल फिर मॉब में आया। तो मैं तो खैर ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो इसके माने इसको सबोताज किया गया मुज़ाकरात को, किसने किया ये तो नहीं, आप क्या कहेंगे? बरेलवी साहब, आपको मेरे उन साथियों ने जो उस मुज़ाकरात का हिस्सा थे उन्होंने भी आपको ये बात बताई है, मैं भी गुजारिश कर देता हूँ। PTI के कुछ लोग पकड़े गए, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयां जारी थी, उनके अपने जो अफाल थे या उनके खिलाफ केसेस बनते थे कानून के मुताबिक। अब चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ केसेस बने थे, उनके घर जिस तरह दाखिल हुआ गया उसको सबने कंडेम किया, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। ये अलग बात है कि उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू खुद खान साहब कहते थे, उनको कहते थे बड़े चोर हैं, बड़ा सब कुछ है, इनके खिलाफ केस होने चाहिए। अब वो उनके साथ मिल गए तो उनके गुनाह माफ कर दिए उन्होंने, लेकिन कानून ने तो माफ नहीं किए, अब उनके खिलाफ केस बने। लेकिन आपको याद होगा ना कि जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारी क़यादत जेलों में थी, हमारे साथियों पे पर्चे हो रहे थे और जब APCs होती थी पाकिस्तान के फायदे के लिए या पाकिस्तान के मफाद के लिए तो हम उसका हिस्सा बनते थे। हमारी जमात से तोड़ के पेट्रियट बना दिए गए, हम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया गया, हमारे खिलाफ हमारी क़यादत को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। लेकिन हम तो एग्जाइल में बैठे रहे, लेकिन जब भी कोई मुज़ाकरात का दौर आया तो हमने ये तो नहीं कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है लिहाजा पाकिस्तान के फायदे में नहीं बैठेंगे। इसी तरह मियां साहब का दौर आया, उस वक्त भी APCs हुई, उस वक्त भी हमारे खिलाफ मुकदमात थे, उस वक्त भी सब कुछ था, गिरफ्तारियां थी, हमने तो उसको भी जवाब नहीं बनाया। इमरान खान साहब के दौर में हम जेलों में थे, क़यादतें हमारी जेलों में थी, मुज़ाकरात हुए, APCs हुई, हम उसमें गए, जाके बैठे, हमने तो नहीं कहा कि हम नहीं जाते। खान साहब नहीं आए उसमें भी। आज भी अगर उनकी क़यादत का इशू था तो एक अलग बात, लेकिन इसको जरा दूसरी तरफ देखिए, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मुज़ाकरात हो रहे थे, बैठे मुज़ाकरात शुरू हुए, पहले तो अदालत ने मुज़ाकरात में जरा जल्दी कर ली। हमारी ख्वाहिश ये थी कि मुज़ाकरात को सियासी रंग में किया जाए, अदालती रंग में ना किया जाए। कानूनी रंग में मुज़ाकरात नहीं होते, कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। तो सियासत के अंदर अपने रास्ते पैदा करने होते हैं। हमने अपनी जमातों को राजी किया, हमने अपने इत्तेहादियों को राजी किया और अब हम खान साहब की तरफ पलट रहे थे कि अदालत में पिटीशन चली गई और आपको पता है पिटीशनें हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं। और उसके ऊपर अदालत ने कहा कि हमारा फैसला तो मौजूद है 14 मई का, लेकिन आप बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए, अगर मुज़ाकरात में से कोई रास्ता निकल आता है तो वेरी गुड, हम देख लेंगे, फिर अदालत की तौहीन भी नहीं होगी और कानून और आइन भी 90 दिन का जो है वो भी उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बैठ जाइए। अच्छा, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर जनाब हमारा तो 14 का फैसला मौजूद है। अब जरा गौर कीजिए ये क्या है। ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करो और आओ इलेक्शन करते हैं। ये अदालत ने भी कह दिया कि अगर आप कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना, नहीं तो फिर 14 मई का की डेट है। अब जरा गौर फरमाइए, इमरान खान साहब डायलॉग में बैठते हैं, उनकी जमात बैठती है, वो कामयाब हो जाते हैं तो किस सूरत में होंगे कि उनका मुतालबा 14 वाला मान लिया जाए, और अगर वो नाकाम हो जाते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अदालत का फैसला है, फिर 14 मई है। यानी वो जीते तो भी वो, हारे तो भी वो क्या शेर है परवीन शाकर का कि शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। क्या बात है भाई, आपने इन हालात में मुज़ाकरात शुरू किए, फिर भी हम बैठे, फिर भी बैठ के मुज़ाकरात शुरू किए
और पहले दिन दूसरे दिन आगाज हुआ, पीटीआई खड़ी थी 14 मई को इलेक्शन, हम खड़े थे 8 अक्टूबर को इलेक्शन। इस पे डिबेट शुरू हुई, चलते चलते 2 दिन की डिबेट में ये यहां तक नैरो डाउन हो गई कि जून में बजट दें, जुलाई के पहले हफ्ते में पीटीआई की डिमांड थी कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें और फिर सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले वीक में इलेक्शन करा दें। और हमारा मुतालबा यह था कि बजट के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन टाइम दे दे और फिर चौथे हफ्ते में, उसी जुलाई के चौथे हफ्ते में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। और वो जरा इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही कर लेंगे या सितंबर के आखिरी वीक में कर लेंगे। इस पे मुबाहिसा था। और तीसरे राउंड में अमकान था कि ना उनका पहला ना हमारा चौथा हफ्ता, कोई दूसरे तीसरे हफ्ते के दरमियान को 12, 13, 14, 15 तारीख को किसी डेट को असेंबली तोड़ने की डेट बना ली जाएगी और अगला इलेक्शन का डेट आ जाएगी। ये फाइनल था आखिरी दिन का एजेंडा। अब उस दिन जब ये आखिरी मीटिंग होनी थी तो दिन 11 बजे खान साहब तशरीफ लाते हैं टीवी पे और वो कहते हैं कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि अगर हुकूमत 14 मई को असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तारीख देती है तो मुज़ाकरात जारी रखो, वरना खत्म। यानी वरना फिर वो अदालत वाली बात कि मुज़ाकरात टूट गए और 14 मई की डेट वो जो खान साहब उधर मांग रहे हैं वो इधर से ही, वो दोनों सूरतों में उस पे खान साहब ने मुज़ाकरात से कता ताल्लुकी की। हमारे पास वो जब दोस्त तशरीफ लाए तो हमारे साथियों ने पूछा कि यार आप तो हमसे तय करके गए थे। उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं, जो खान साहब ने कहा है वही मानना तो माने, नहीं तो ना। ठीक है, कायरा साहब मुज़ाकरात की पूरी तफसीली कहानी सुना रहे थे, लेकिन अब तो सूरत हाल मुज़ाकरात से आगे के एक माजराई की कैफियत में है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।